आज की हमारी कहानी एक ऐसे जापान देश की है जहां विशालकाय काइजू नामक क्रिएचर्स कभी भी सामने आ जाते हैं, जो कि इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन थे। पर इसके बावजूद यहाँ के वासी बिना कोई डर और हिचक के आज तक अपनी आम जिंदगी को जीते आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स नाम की एक फोर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा करती है। ऐसे ही एक दिन योकोहामा शहर में 60 मीटर का विशालकाय काइजू देखा गया था, जिसका फोर्टीट्यूड 3.5 था, जो कि काइजू कितना ताकतवर है इस चीज को दर्शाता है। पूरे शहर को काइजू अलर्ट पर लगा दिया जाता है और उस जगह को लोगों को सेफ जगह पहुंचा के जल्द से जल्द खाली करने की कोशिश की जा रही थी। इस काइजू का शरीर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था, जिसके ऊपर मिसाइल्स का हमला भी बेकार दिखाई पड़ रहा था। तब 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स ऑफिसर वहाँ आते हैं, जो कि अपने काम में काफी स्किलफुल थे। उनके हथियार भी ताकतवर थे, जो उस काइजू के शरीर को चीर देते हैं। उनमें से एक का वेपन जाइंट काइजू के कोर को तबाह कर देता है, जिससे वो फटकर चारों ओर फैल गया था। अब इसके बाद हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफका हिबिनो को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर खा रहा था। हमारा हीरो एक सफाई वाला है, जिनका काम खत्म हुए काइजू के टुकड़ों को शहर से साफ करना है। शहर के सभी लोग 3rd डिवीजन की जीत की खुशियां मना रहे थे, यहाँ तक कि इस न्यूज को नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। उसी वक्त काफका भी वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो एक नाम सुनकर वहीं ठहर जाता है। वो नाम कैप्टन मीना था, जिसने उस विशालकाय काइजू को मार गिराया था। खैर, काफका और उसकी टीम अपने काम पे लग पड़ती है, यानी कि शहर की सफाई करना। लोग इनके काम को बड़े हल्के में लेते हैं, पर इनका काम भी काइजू के खिलाफ एक दूसरी जंग से कम नहीं। सावधानी ना रखी जाए तो लोग इसमें भी घायल होते हैं, और साथ ही उनका ये काम कितना बड़ा होता है, फिर भी उनके काम की कोई अहमियत नहीं। सारा क्रेडिट डिफेंस फोर्स ले जाती है। काफका को पता चला है कि आज उसे इंटेस्टाइन का काम करना होगा, और इस काम से तो हर कोई दूर भागना चाहता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की सफाई के दौरान उनका सामना टट्टी से हो जाता है, जिसके बाद उनकी कई दिनों की भूख ही मर जाती है। ये काम भले ही उन्हें अच्छा पैसा, खाना और घर देता है, फिर भी काफका के लिए ये जॉब बुरी है। यही सब बातें काफका सोचने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो टीवी पर कैप्टन मीना को देखता है। अब यहाँ हमें दो हैरान कर देने वाली बातें पता चलती हैं। पहला कि मीना 3rd डिवीजन की कैप्टन, वो पूरे देश में सबसे पॉपुलर कैप्टन है, और दूसरा कि काफका उसके बचपन का दोस्त था, जो उसके साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन काफका यहाँ फंस गया है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी अच्छा है। अब अगले दिन जब काफका अपनी जॉब पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात रेनो नाम के एक बंदे से होती है, जिसने इस जॉब को आज ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, और रेनो का भी मकसद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। काफका का एक दोस्त रेनो को बताता है कि काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये हार मान के यहाँ पड़ा है। रेनो काफका से उसकी हार मान लेने की वजह पूछता है। यहाँ काफका थोड़ा कूल बनते हुए बोलता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर से भी कोई ताकतवर होता है, इसीलिए उसने हार मान ली। और वो ये भी बोलता है कि एक दिन ये बात तुम भी समझ जाओगे। वो कहता है कि वो कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता, और ये कहकर वो उस कमरे से चला जाता है। काफका सोच रहा था कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से बचा नहीं सकता था। क्या हार मान लेना इतना बुरा है? खैर, आज रेनो के पहले दिन पर उसे इंटेस्टाइन का काम दिया है, जो सुन काफका खुश हो रहा था, पर उसे भी यही काम दिया जाता है, जो कि ये बात काफका को बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो नखरे दिखाता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। उनका बॉस बोलता है कि काफका थोड़े नखरे करता है, लेकिन हर काम वो अच्छा करता है। अगर वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाता तो वहाँ भी वो अच्छा करता। उनकी ये बातें रेनो सुन रहा था। अब ब्रेक में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो की हालत खराब हो गई है, जो देख काफका खुश हो रहा था, लेकिन उसकी भी हालत खराब थी। काफका रेनो को विटामिन पैक देता है, क्योंकि अब उसे खाना तो खाया नहीं जाएगा। साथ ही बदबू से बचने के लिए वो उसे नोज बंद करने को कहता है। अब इन्हें लगाने के बाद वो कैसा लगेगा, यही सोच के रेनो दूर भागे जा रहा था, लेकिन काफका उसे जबरदस्ती पहना ही देता है, जिसके बाद ये बदबूदार काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है, और उनके साथी भी अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे। तभी अचानक रेनो काफका के पास आता है। काफका को लगा कि रेनो उस जबरदस्ती का बदला लेने आया है, पर असल में
तो वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से वो अपने पहले दिन को सह पाया। और वो काफका को बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वो बोलता है कि वो कोई नहीं होता किसी की लाइफ के फैसले लेने वाला, लेकिन उसने काफका के चेहरे पे वो उदासी देखी थी जब उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो हार मान चुका है। लेकिन अगर वो गलत था तो काफका अपने काम को कंटिन्यू रख सकता है। काफका उसे थैंक्स कहता है, जिस पर रेनो शर्मा जाता है और बोलता है कि उसे उसकी घंटा पड़ी नहीं है। और तभी उनके पीछे से एक योजू बाहर निकलता है, जिसका खाना बनने से काफका ने रेनो को बचा लिया था। योजू वो काइजू होते हैं जो बड़े काइजू के अंदर से बाहर निकलते हैं। काफका रेनो को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और यहाँ जल्द से जल्द मदद लाने को कहता है। रेनो काफका को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। काफका कहता है कि उसकी जान की कोई अहमियत नहीं, पर रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। काफका की बात मानकर रेनो वहाँ से चला जाता है और काफका उसका ध्यान भटका कर रेनो से दूर ले जा रहा था। वो किसी तरह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सामने की खिड़की तोड़कर बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हमें काफका का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़े काइजू ने उनके शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना की बिल्ली भी मारी गई थी। वो दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। काफका उसकी चिंता करता था। वो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता है, पर फिर वो चैलेंज करते हैं कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर सभी काइजूस का खात्मा कर देंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। उस योजू ने उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था। अब काफका सीधा उसका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक पल उसके आगे टिक नहीं पाता। काफका आज उसका खाना बन ही गया था, लेकिन अचानक रेनो वहाँ आ गया था, जिसने काफका को बचा लिया था। वो बताता है कि जल्द यहाँ मदद भी आने वाली है। हम देखते हैं कि काफका का एक पैर टूट गया है। इसके बावजूद वो रेनो से पूछता है कि वो वापस क्यों लौट आया। रेनो उसका जवाब देता है कि अगर आज वो भागा तो वो कभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तभी काफका को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया था। काफका अपने आप से सवाल करता है कि वो हर एक चीज में फेल क्यों हो जाता है। वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया, अपना वादा निभाने में फेल हो गया, और अब वो रेनो को बचाने में फेल हो रहा है। तभी अचानक एक व्हाइट टाइगर उस योजू के हाथ को उखाड़ देता है और एक ही शॉट में उसके सिर को फोड़ दिया गया था। ये हमला 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो ने किया था, यानी कि काफका की बचपन की दोस्त। इसके बाद उन्हें सीधा होश हॉस्पिटल में आता है। वहाँ काफका मीना के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। तभी रेनो से आवाज देता है, जो उसके बगल के बेड पर ही एडमिट था। वो काफका को थैंक्स कहता है। अगर आज वो नहीं होता तो आज इस बेड पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती। उसकी ये बात सुनकर काफका को अपना मीना से किया वो वादा याद आने लगता है कि कौन सबसे बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। अचानक एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि काफका अपने आप को हिट करके बोलता है कि हार मान लेना गलत नहीं है, पर खुद से झूठ बोलकर रुक जाना ये गलत है। काफका ने अपने अगले कदम का फैसला कर लिया था। अचानक वो अपने आगे एक क्रिएचर को देखता है, जो कि शायद काफका की ही तलाश में था। वो क्रिएचर काफका के मुंह में घुस गया था। काफका को फड़फड़ाता देख रेनो पर्दा हटाता है और वो वहाँ काफका की जगह एक काइजू को देखता है। काफका खुद अपनी शक्ल देखकर हैरान था। तभी एक बूढ़ा पेशेंट काइजू को वहाँ देख डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। अब अचानक कहानी वापस से पास्ट में जाती है और हम छोटी मीना और काफका को देखते हैं। छोटा काफका मीना को सिखा रहा था कि काइजू का सामना कैसे करते हैं। छोटी मीना को काइजू के नाम से ही डर लगता था, तो काफका उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन पुरानी बातों को मीना याद कर रही थी, जो कि आज काफका को झूठा बोलती है। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है और छोटी मीना बोलती है कि आजकल काफका ज्यादा फिल्में देखने लगा है, पर वो ये भी कहती है कि जब तक काफका उसके साथ है उसे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम 3rd डिवीजन को देखते हैं, जिनको मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में दिखे काइजू को मारने जा रहे थे। इधर हॉस्पिटल में रेनो काफका को स्माइल करने को कहता है, ताकि उस बुढ़े को यकीन हो सके कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन काफका की स्माइल भी ऐसी थी जैसे बुढ़े का आज आखिरी दिन हो। वो बुढ़ा बेहोश हो जाता है। काफका उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसके टच करने से ही दीवार टूट जाती है। काफका की फट गई थी और हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट भी उसे देख लेते हैं।
अब डिफेंस फोर्स के आने से पहले काफका को यहाँ से भागना होगा। काफका खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की समेत वो पूरी दीवार खुल जाती है। यहाँ तक कि उसकी जंप भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। काफका को रोना आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। यहाँ रेनो के मन में भी काफका को लेकर कई सवाल चल रहे थे। वो काफका से पूछने पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि काफका की बॉडी से अजीब अजीब क्रिएचर्स निकल रहे थे। एक क्रिएचर उसके मुंह से निकलता है जो जिंदा पक्षी खा गया था। अचानक काफका अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसे जोरों की लग गई थी और भागते भागते इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए काफका अपने निप्पल से इस प्रेशर को रिलीज कर देता है। अचानक काफका रुक जाता है। उसे रियलाइज हुआ कि अब वो मर्द नहीं रहा, यानी अब वो अपने बिस्तर के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रेनो उसे समझाता है कि इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, डिफेंस फोर्स आती ही होगी। काफका एक सवाल करता है, क्या वो अभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा? रेनो उसे मना कर देता है, बल्कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर काफका गहरी सोच में डूब गया था। वो सोचता है कि अभी तो उसने वापस कोशिश करने का मन बनाया था, लेकिन अब तो वो मीना को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। अचानक रेनो को एक बंद जगह दिखती है जिसके अंदर अगर वो चले गए तो उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पर अचानक काफका फिर रुक गया था। ये डिफेंस फोर्स की आवाज नहीं थी, बल्कि ये जमीन के अंदर से आ रही थी। अचानक एक जगह पर धमाका होता है। रेडार पर एक और काइजू का सिग्नल दिख रहा था। डिफेंस फोर्स की टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इधर काफका को भी अपने आप पता चल गया था कि ये भी पिछले वाले की तरह एक योजू काइजू है। रेनो काफका को जल्दी छिपने को कहता है। हम देखते हैं कि जिस जगह धमाका हुआ था उस धमाके में एक बच्ची और उसकी माँ जिंदा बच गए हैं, पर उसकी माँ एक मलबे के नीचे दबी हुई है। वो बच्ची अपनी माँ को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग काइजू की नजर में आ गए थे। काइजू ऊपरी मलबे को तबाह कर देता है। उसकी माँ बार बार अपनी बच्ची को भागने को कह रही थी। उस काइजू ने भी उनको अपने मुंह में भर ही लिया था, पर तभी काफका अपने पंच से उसे मीलों दूर फेंक देता है। वो खुद अपनी ताकत देख हैरान था। काफका उस परिवार की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची काफका को देख डर जाती है। काफका मुस्कुराकर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर उसका ये तरीका उस बच्ची को और भी डरा देता है। आखिर में रेनो ही उसे संभाल पाता है। रेनो उसे बताता है कि अभी उसकी माँ जिंदा है, पर हम देखते हैं कि उस हमले में वो योजू खत्म नहीं हुआ था। काफका उन सभी को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वो एक ही हमले में सब खत्म करने वाला था। वो अपनी बॉडी को चार्ज करता है और एक जोरदार पंच उस पर लैंड करता है। इस फोर्स से योजू की बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। उसके टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। वहाँ खून की बारिश होने लगती है। रेनो भी अब चिंतित हो गया था कि काफका आखिर क्या बन गया है। काफका रेनो को बच्ची की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने को कहता है, पर अभी भी वो बच्ची काफका को देखकर डर रही थी। काफका उसके पास आकर बोलता है कि वो यहाँ से जा रहा है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद काफका वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्ची काफका को आवाज देती है और उसे थैंक्स कहती है। उस बच्ची का थैंक्स काफका के अंदर एक नई उम्मीद को जगा देता है कि वो अभी भी मीना के बराबर खड़ा होकर उसके साथ हर काइजू का मुकाबला कर सकता है। हम देखते हैं कि काफका का काइजू रूप गायब होने लगा है। इसके बाद जब डिफेंस फोर्स यहाँ आती है तो वो योजू का ऐसा हाल देख हैरान थे। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई थी। मीना उससे वादा करती है कि वो हर एक काइजू का खात्मा कर देगी, और ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी दुखी हो जाती है, जो देख मीना भी हैरान थी। वो बच्ची मीना से प्रॉमिस लेती है कि मीना उस अच्छे काइजू को नहीं मारेगी। उस बच्ची की बातें मीना को चौंका देती है। खैर, इस हादसे को 3 महीने बीत चुके हैं और डिफेंस फोर्स अब तक उस हॉस्पिटल वाले काइजू को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसको उन्होंने कोड नेम काइजू नंबर 8 दिया है। डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार था जब कोई काइजू इतने वक्त तक डिफेंस फोर्स से बच पाया हो। इन 3 महीनों में रेनो और काफका का रिजल्ट भी आ चुका है। रेनो एग्जाम में पास हो गया था और अब वो काफका का रिजल्ट उसे देने जा रहा है, लेकिन काफका के रिजल्ट को लेके रेनो खुद भी टेंशन में था। वो काफका का रिजल्ट चेक करता है, जिसको देख वो स्माइल करता है। काफका के दोस्त भी समझ गए थे कि इस बार काफका ने एग्जाम पास कर लिया है। वो ये बात काफका को जाके बताता है, जो अपने काइजू रूप में लंच कर रहा था। रेनो उसको पीटकर अपना चेहरा ठीक करने को कहता है, पर अभी भी उसके दांत मॉन्स्टर जैसे ही रह गए थे। रेनो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि किस तरह डिफेंस फोर्स पागलों की तरह उसे पूरे देश में ढूंढ रही है। हमें पता चलता है कि उस दिन ये लोग हॉस्पिटल वापस चले गए थे और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खुद भी काइजू से डर कर छिप गए थे। खैर,
रेनो काफ्का को उसका रिजल्ट दिखाता है, पर जिसकी रेनो ने उम्मीद की थी, काफ्का अपने रिजल्ट को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि काफ्का हमेशा सेकंड टेस्ट में फेल होता है। वैसे अभी एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है, क्या काफ्का अपना सेकंड टेस्ट इसी काइजू की बॉडी में देने वाला है? काफ्का हाँ बोलता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, जबकि उसका मुंह वापस काइजू का हो गया था। तो दोस्तों, डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 तरह के एग्जाम्स को पास करना होता है, जिसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है और दूसरा एग्जाम फिजिकल टेस्ट का होता है, जिसको रेनो और काफ्का देने वाले हैं। और तीसरे और आखिरी टेस्ट के बारे में आपको आगे पता चलेगा। और हाँ, इस फिजिकल एग्जाम को देने के लिए पूरे जापान से सभी कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। और क्योंकि काफ्का 32 साल का हो गया है, यानी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का ये उसका आखिरी मौका है। रेनो कहता है कि उस फील्ड में हम दोनों राइवल्स होंगे, वहाँ वो उसकी मदद नहीं करेगा। काफ्का मुस्कुराता है और बोतल का ढक्कन खोलने लगता है, जो कि उससे खुलता नहीं है, जिस कारण वो काइजू बनकर उसे फोड़ देता है। रेनो ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। वो काफ्का को एग्जाम देने से मना कर रहा था। काफ्का उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि वो एग्जाम तक अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन रेनो यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब रेनो के जाने के बाद काफ्का अपने से ही बात करने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो फेल हो जाता और रेनो पास हो जाता तो फिर रेनो कभी उसे सर कहकर नहीं बुलाता, और अब अपने आप ही काफ्का का काइजू फॉर्म गायब होने लगता है। खैर, उनका एग्जाम डिफेंस फोर्स के ताचिकावा बेस पर होने वाला था और यहाँ की सिक्योरिटी देखने के बाद उनको अंदाजा हो गया था कि अगर काफ्का यहाँ गलती से भी काइजू बन गया तो यहाँ तुरंत उसका निपटारा हो जाएगा। वैसे उन लोगों की तरह यहाँ और भी कैंडिडेट्स आए हैं, जिनमें से एक काफ्का को अंकल कहकर बुलाती है, जो सुन काफ्का गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो बस 32 साल का ही तो है। रेनो उसे सच बताता है कि 32 वाले को अंकल ही बोलते हैं। खैर, वो लड़कियों ने यहाँ से उनकी वैन हटाने को बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जी वैगन खड़ी करेगी, क्योंकि आज उसका लकी नंबर 5 है, जो कि काफ्का की पार्किंग पॉइंट का नंबर है। काफ्का को गुस्सा आ जाता है तो वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख काफ्का अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि उस लड़की ने किसी तरह का सूट पहना हुआ था, जो एक तरह से चार्ज हो रहा था। उसने सूट की मदद से उनकी कार को उठाकर फेंक दिया था। इस लड़की का नाम किकोरो शिनोमिया है, जो कि उनकी ही तरह एक एग्जाम कैंडिडेट है, जिसकी हॉबी काइजूस को मारना। और अभी वो काफ्का को उससे संभलने को कहती है, क्योंकि उसे काफ्का के अंदर से काइजू की बू आ रही थी। रेनो बात को संभालता है और बोलता है कि हम काइजू के डिस्पोजल का काम करते हैं। तभी किरिको की नजर काफ्का पर जाती है, जिसने अपने हाथों पे एक भारी भरकम वैन उठा दी थी। काफ्का कूल बनते हुए बोलता है कि काफ्का हिबिनो, नाम याद रहेगा ना छोटी बच्ची। किरिको के लिए ये एग्जाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन काफ्का से इम्प्रेस होने के बाद अब उसे काफ्का को हराने में बहुत ही मजा आने वाला है। और ये कहकर किकोरो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी काफ्का को रेनो के गुस्से का कहर सहना होगा। काफ्का उसे समझाता है कि उसने बस वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया था जिसे वो देख ना पाए, लेकिन रेनो कन्विंस नहीं होता। तभी वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें डांट कर अंदर भेज देती है। अब फिटनेस टेस्ट शुरू होता है और शुरू से ही काफ्का बड़ा बेकार परफॉर्म कर रहा था। उसकी 32 साल की उम्र जवान छोरों के बीच रुकावट बन रही थी। 225 कैंडिडेट्स में काफ्का का नंबर 219 आता है, तो वही किकोरो की पोजीशन 5th आई थी, जो कि वो काफ्का को दिखाकर उसकी पुरानी बातें उसे याद दिलाती है। काफ्का रोते हुए उससे बोलता है, पर रेनो को काफ्का पे गर्व था कि उसने एग्जाम में अपनी पावर का यूज करके चीटिंग नहीं की। काफ्का को भी यही लगा था कि अगर वो ईमानदारी का खेल खेलेगा तो वो महान लगेगा, पर अब उसे पछतावा हो रहा था क्योंकि अब वो शायद ही पास हो पाएगा। रेनो उसे बताता है कि दिक्कत उसकी एज नहीं थी, इस बार सारे कैंडिडेट्स ही दिग्गज आए हैं, खासकर किकोरो शिनोमिया, जिसने अपनी 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ की सबके लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर, जिससे काफ्का ने आते ही पंगा ले लिया था। और तभी किकोरो काफ्का के पास आती है और बोलती है कि तो तुम्हें सच पता चल गया। किरिको का सच जानकर काफ्का बड़ा हैरान था। वो किरिको को जोर से पकड़ लेता है और तभी किरिको के बॉडीगार्ड्स काफ्का की भुस्सी भर देते हैं और इसके बाद किकोरो उसे चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। काफ्का उसे चैलेंज करता है कि वो उसे हरा के दिखाएगा, लेकिन इससे पहले उसे एग्जाम पास करना होगा। रेनो उसे एक कमाल की न्यूज देता है कि पिछले 2 साल से थर्ड एग्जाम में काइजू की बॉडी को साफ करने का काम दिया जाता है। इससे कैंडिडेट की काइजू के प्रति उनकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा।
और इसीलिए रेनो ने पार्ट टाइम काइजू की बॉडी को डिस्पोजल करने का काम किया था। अब हमें पता चलता है कि ये एग्जाम वाइस कैप्टन होशिनो की देखरेख में होने वाला है और उनका असल एग्जाम काइजू को ढूंढकर उन्हें खत्म करना था। काफ्का और रेनो वो दोनों ही हैरान थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे ही काइजू के सामने फेंक दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को इजोमो टैग गियर सूट दिए जाते हैं। ये वही सूट है जो ऑफिसर्स काइजू का सामना करते दौरान पहनते हैं। ये सूट नॉर्मल ह्यूमन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन ये चीज भी मायने रखती है कि सूट को पहना किसने है। काइजू के शरीर से बना ये सूट ऑफिसर्स की बॉडी से पूरी तरह चिपक जाता है, जैसे वो उनके ही शरीर का एक हिस्सा है। रेनो इस सूट की 8% पावर का यूज कर पा रहा था। हारुइची नाम का कैंडिडेट इस सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। आओई कागुराकी इस सूट की 15% पावर का यूज कर पा रहा था। इहारू इस सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। और असल में ये काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद कई ऑफिसर्स 20% के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन किकोरो शिनोमिया ने वहाँ सबको हैरान कर दिया था। वो इस सूट की 49% पावर का यूज कर पा रही थी, जो कि अब तक के कैंडिडेट्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन एक और शख्स था जिसने वहाँ इतिहास रच दिया था, काफ्का हिबिनो, जिसकी अनलिश पावर 0 दिखा रही थी। आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट सामने ही नहीं आया जो सूट की 1% पावर का भी यूज ना कर पा रहा हो। ये लगभग नामुमकिन था। एक जगह काफ्का को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है, तो वही किकोरो को लगता है कि काफ्का उनके साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि वो तो काफ्का की ताकत का नमूना पार्किंग लॉट में ही देख चुकी थी। लेकिन उनके बीच एक और शख्स था जिसका काफ्का एंटरटेनमेंट बन गया था। जिस फील्ड में इनका एग्जाम होने वाला है वहाँ एक बड़ा होंजू काइजू है और 36 योजू काइजू है। ये पिछले साल पकड़े गए वही काइजूस है जिन्होंने हाचीओची में 16 लोगों को मार दिया था। जाहिर सी बात है कि इस एग्जाम में इन लोगों की जान भी जा सकती है और इसीलिए सभी कैंडिडेट्स पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट की जान खतरे में है तो उनके सूट में मौजूद शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वो एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। पर किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी और वो सभी लोग फील्ड में कूद पड़ते हैं। किकोर अपनी सूट की पावर का यूज करते हुए एक अलग ही अंदाज में 2 योजू को मार गिराया था। तो एक तरफ काफ्का जिसने किकोरो को हराने का चैलेंज दिया था, वो बिना सूट की पावर के गन तक को उठा नहीं पा रहा था। तभी सभी कैंडिडेट्स के बीच ये अनाउंस किया जाता है कि इस एग्जाम को 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना भी देखने आई है। और एक गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीना कैंडिडेट्स में काफ्का का नाम देखने के बाद ही यहाँ आई है। काफ्का को मीना से किया वो वादा याद आता है। काफ्का शांत दिमाग से सोचने लगता है। उसने रियलाइज किया कि हर मोमेंट पे नजर रखने के लिए इतने ड्रोन का यूज तो नहीं किया जाना चाहिए। असल में इस एग्जाम में एग्जामिनर्स इस चीज को भी जज करेंगे कि हर एक कैंडिडेट हर एक सिचुएशन में अपने आप को किस तरह ढालता है। काफ्का रेनो के साथ हर अटैकर को सपोर्ट देने का फैसला करता है। इस फील्ड में जितने भी योजू को छोड़ा गया है वो सभी देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तेज है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स के सूट में जानबूझकर साउंड बॉम्ब दिया गया था। और काफ्का इतना सब कुछ अपने पुराने काम की वजह से जानता है। उसने योजू की वीकनेस बताकर भी सबकी मदद की थी। काफ्का की अचानक इम्प्रूवमेंट देख वाइस कैप्टन भी हैरान था। काफ्का का भी आत्मविश्वास बढ़ गया था कि वो अपनी पावर्स के बिना भी एग्जाम पास कर सकता है। और तभी एक और योजू उन पे हमला कर देता है। इस अचानक हमले ने काफ्का की हड्डियों और कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया था। काफ्का उठने के काबिल नहीं बचा था। उसकी शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी। काफ्का अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मीना उसे देख रही थी। वो काइजू भी उसके काफी करीब आ चुका था। शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी, लेकिन अचानक किरिको वहाँ जाती है और उसने योजू को मारकर काफ्का को डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया था। वो बोलती है कि उसके होते हुए कोई हार नहीं सकता और काफ्का को चढ़ाने के बाद वो सीधा होंजू की तरफ जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि गियर सूट वेपन्स की क्षमता को भी बढ़ा देता है, इसीलिए किकोरू सभी काइजूस को आसानी से मार पा रही थी। अब इधर क्योंकि काफ्का का पैर टूट चुका था तो अब टेस्ट में उसका कंटिन्यू रखना लगभग नामुमकिन था। उसे गिव अप करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन काफ्का का जुनून उसे हार मानने नहीं दे रहा था।